नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब हम लोग देखेंगे अगला जो टॉपिक है अनंत विस्तार की एक समान आवेशी समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चूँकि मैंने इससे पहले गॉस प्रमेय पढ़ाया, गॉस प्रमेय के बाद उसके बाद मैंने उसके अनुप्रयोग में पहला बताया था अनंत विस्तार के अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब हम लोग देखेंगे अनंत विस्तार की एक समान आवेशी समतल चादर, यानी यहाँ पर हम लोग लंबाई न लेके क्या लेंगे दोस्तों, चादर लेंगे। चादर का मतलब जिसमें एरिया हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एरिया वाले टॉपिक को देखेंगे। तो अगर हम लोग कल्पना करें तो हम लोग एक प्लेट बनाते हैं। मान लीजिए कल्पना आप कीजिए कि यह एक ऐसा मैं डैश डैश दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि ये जो है अनंत विस्तार की कोई चादर है, यानी कितनी भी लंबी चादर हो सकती है ये, ठीक है। और इस पे क्या है, प्लस चार्ज ऐसे बढ़ लगा हुआ है। पूरी तरह से इस पूरे सरफेस पे आवेश क्या हुआ है, फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो हमने माना कि एक अनंत विस्तार की धारावाही प्लेट है जिस पर आवेश Q एक समान रूप से क्या है, वितरित है। हमने मान लिया कि यह आवेश क्या है दोस्तों, Q है। अब जैसा कि आपको पता है कि ये गॉस प्रमेय से रिलेटेड है, तो गॉस के लिए हमें गॉसियन सरफेस की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये क्षेत्रफल है, यानी बड़ा सा प्लेट है जिसका एरिया, ये काफ़ी बड़ा प्लेट है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग इस प्लेट के बीचों बीच में हम लोग एक, अगर आप कल्पना करें कि अगर हम एक छोटा सा हिस्सा मान लें कि जिसका एरिया क्या होगा A, और उस एरिया को अगर हम लोग घेर दें, जैसे हमने माना कि इसके बीचों बीच वाले कंडीशन में मैं लूँगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, कि हम लोग मान लेते हैं कि इसके बीचों बीच वाले हिस्से में, ठीक है दोस्तों, इसके बीचों बीच वाले हिस्से में एक छोटा सा क्या है, यहाँ से हमने एक एरिया कवर कर लिया जिसका क्षेत्रफल क्या है, A है। हमने मान लिया इस पूरे सरफेस में एक छोटा सा हिस्सा है A, मतलब ऐसे ही A है, एक छोटा सा हिस्सा है जिसका क्षेत्रफल क्या है, A है। अब इसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमने माना कि यह इसके बड़े हिस्से में से एक छोटा सा एरिया क्या है, A है। अब इसको गॉसियन सरफेस की सहायता से घेरेंगे। तो चूंकि ये गोलाकार है तो ऊपर वाले हिस्से को घेरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आप घेर दीजिए। गॉसियन सरफेस लेना हो तो आप इस तरीके से आप घेरें। तो आप देखेंगे कि इस छोटे से एरिया को घेरने के लिए हमें किसकी आवश्यकता हो रही है, किस गॉसियन सरफेस की आवश्यकता हो रही है, बेलन की आवश्यकता पड़ रही है। यानी अगर आप कल्पना करें तो हमने एक यहाँ पर बेलन का डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ से एक बेलनाकार आकृति से इसे क्या कर दिया दोस्तों, घेर दिया। चलिए हमने इसको उठाया और घेर दिया। अब इस पे अगर आप दिखाना चाहते हैं आवेश वगैरह तो आप आवेश दिखा दें, जो आप छोड़े थे आवेश आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमने माना कि ये एक अनंत विस्तार की समतल चादर है जिसमें हमने एक एरिया A मान लिया और इसी को गॉसियन सरफेस के थ्रू घेर दिया। इससे इसी सरफेस से हमने क्या माना था, R डिस्टेंस पे दोस्तों हमने माना कि R डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, P है। R डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, P है। ठीक इसी से लेफ्ट में भी R डिस्टेंस पर ही बाईं ओर पॉइंट क्या है दोस्तों, P डैश है। यानी ये दोनों सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब A से जितनी दूर P है उतनी ही दूर पर P डैश है। यानी जो कंडीशन P पे होगी, यानी इस प्लेट के कारण जो P पर वैद्युत क्षेत्र होगा वहीं क्या होगा, P डैश पर भी होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, छोटा सा सदिश मानते हैं, एरिया वेक्टर लेते हैं, ठीक है। एरिया वेक्टर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग एरिया वेक्टर माने तो एरिया वेक्टर मानने के लिए अब हम मान लेते हैं कि ये जो गॉसियन सरफेस है, बड़ा सा गॉसियन सरफेस है, हमने इसे बेलनाकार गॉसियन सरफेस से घेरे हैं हम लोग। तो इसमें हमने एक छोटा सा हिस्सा मान लिया जिसका एरिया क्या होगा, D है। चूँकि ये प्लस है, प्लस से बल रेखाएं क्या निकलेंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा दोस्तों,
बाहर की तरफ। अगर हम इस छोटे से हिस्से पे नॉर्मल खींचे तो कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा वेक्टर DA। यानी अगर आप कहें तो ये हो गया वेक्टर E, और ये नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया, ऊपर दिखा दे आप कि ये वेक्टर E है और नीचे वाला क्या हो गया वेक्टर DA। और तो दोनों क्या है, पैरेलल है। जब दोनों पैरेलल होंगे तो थीटा का मान क्या होगा दोस्तों, 0 डिग्री। तो इस तरीके से हमने एरिया निकालना आपको बताया। अब ठीक वही कंडीशन अगर आप लेफ्ट में अगर दिखाना चाहें तो आप इसको छोटा सा आप हिस्सा माने, बाहर की तरफ होगा क्या, दोनों चीज़ें होंगी, वेक्टर E हो गया और ये क्या हो गया वेक्टर DA हो गया। ठीक है, एक सरफेस ये हुआ, एक सरफेस ये हुआ, यानी राइट का और लेफ्ट का। फिर एक सरफेस ऊपर बचेगा और एक क्या होगा नीचे होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ऊपर वाले सरफेस में भी। अगर कल्पना आप करें कि हमने ऊपर वाले सरफेस पे क्या मान लिया है, एक छोटा सा हिस्सा मान लिया कि एक छोटा हिस्सा है जिसका एरिया क्या है DA। चूँकि वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन कहाँ है दोस्तों, क्षैतिज में है, यानी इस प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा इसी सरफेस पे जाएगा E, वेक्टर E, और इस पे नॉर्मल अगर हम लोग खींचे तो ये क्या होगा वेक्टर DA होगा। ये क्या हो गया वेक्टर DA। अगर आप सरफेस का नाम देना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं ये S1, ये S2, ये सरफेस क्या हो गया S2, ये वाला सरफेस आप दिखा सकते हैं, ये सरफेस क्या है S3, और इसको दिखाना हो तो S4, क्योंकि जो कंडीशन इस पे होगी वही कंडीशन इस पे होगी। तो इस तरीके से हमने इस फिगर को डिज़ाइन किया है। अब आप एक बार फिगर को आराम से देख लें, उसके बाद चीज़ों को मैं आगे प्रूफ करूँगा। फिर मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। हमने माना कि एक अनंत विस्तार की समतल चादर है। चूंकि अनंत विस्तार के चादर को घेरा तो जा नहीं सकता, इसलिए हमने छोटा हिस्सा माना जिसका एरिया क्या है कटिंग A है। अब इस एरिया को घेरने के लिए हमें एक बेलनाकार पृष्ठ की आवश्यकता पड़ी, यानी सरफेस की आवश्यकता पड़ी, जो कि गॉसियन सरफेस कहलाती है। यानी इस आयताकार प्लेट को घेरने के लिए कैसी गॉसियन सरफेस की आवश्यकता पड़ गई दोस्तों, बेलनाकार गॉसियन सरफेस। इस A से यानी यहाँ से R दूरी पर एक पॉइंट P है और उसी से R दूरी पर लेफ्ट में एक पॉइंट P डैश है, जहाँ पर दोनों सरफेस एक S1 है और ये क्या है S2 है। अब हमने एक गॉसियन सरफेस से घेर दिया तो हमने R दूरी पर एक पॉइंट P माना। अगर हमको यहाँ पर गॉस प्रमेय लगाना है तो सबसे पहले एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा। एरिया वेक्टर लेने के लिए छोटा सा हिस्सा मानते हैं, तो हमने P पर एक छोटा हिस्सा माना जिसका क्षेत्रफल क्या है DA है, और वैद्युत क्षेत्र क्या होगा प्लस है। प्लस चार्ज के कारण बल रेखाएं कहाँ निकलती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं, तो वैद्युत क्षेत्र प्लस E इससे क्या होगा ऐसे बाहर निकलेगा। तो आप कंडीशन देख सकते हैं कि ये बाहर निकलेगा तो वहीं E दिखाया गया है, और DA इस पर नॉर्मल खींचेंगे तो ये नॉर्मल गया तो ये DA हो गया, और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो थीटा का मान कितना आता है 0। सेम कंडीशन वही इस पे होगी। अब इस वाले अपर वाले हिस्से पे अगर देखेंगे तो हमने एक छोटा हिस्सा मान लिया जिसका एरिया क्या है DA है। अब वैद्युत क्षेत्र क्या होगा E होगा, और नॉर्मल खींचेंगे तो ऊपर जाएगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा दोस्तों 90 डिग्री होगा। यानी आप ये कह सकते हो कि जहाँ पर एंगल 90 डिग्री बनेगा वहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यानी ऊपर और नीचे के सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, लेकिन जो साइड वाली फ्लक्स हैं, बल रेखा फ्लक्स है, यानी साइड वाली जो भुजा है यानी P और P डैश पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहीं पर हमें इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा, जबकि ऊपर वाले सरफेस के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से, अब इसको हल किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बार देख लीजिए फिगर को, फिगर आप देख लें एक बार, फिर मैं इसको हल कर रहा हूँ आगे। लिखेंगे, अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं। लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अगर संपूर्ण पृष्ठ से अगर हम लोग फ्लक्स निकालें
तो इसमें 4 पृष्ठ है, 1 2 3 4, लेकिन जो 3 वाला कंडीशन होगा वही चौथे वाला, तो 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए फाई ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ओवरऑल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, कहाँ पर S1 प्लस ओवरऑल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, क्या होगा दोस्तों S2 प्लस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, कहाँ पर होगा S3। ठीक है, अब थोड़ी कंडीशन हम लोग मिलाते हैं। वेक्टर S1 में ई डी ए कॉस क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ये S1 सरफेस पे कॉस 0, प्लस S2 पे देखेंगे, अगर हम लोग S2 की बात करते हैं तो क्या होगा, ई डी ए कॉस 0। फिर इस पे देखते हैं तो ई डी ए कॉस 90, और जैसा कि आपको पता है कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ से जो कंडीशन हमें मिला, S1 में ई डी ए मिला, प्लस यहाँ भी क्या मिला, S2 पे ई डी ए मिला, और ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी। और जैसा कि आपको पता है कि ई बाहर निकलेगा, ओवरऑल S1 होगा, ये होगा डी ए, प्लस ये ई बाहर निकलेगा क्योंकि कांस्टेंट है, और ये होगा S2, तो ये क्या होगा, डी ए। और चूंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, कैंसिल हो जाएगा। इन्वर्स का मतलब होता है व्युत्क्रम उल्टा, कट जाएगा, कटाते नहीं है, तो क्या बचेगा, एरिया। तो आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, ई इंटू ए प्लस ई इंटू क्या हो गया, ए, यानी आप कह सकते हैं कि फाई ई इक्वल्स टू क्या हो गया, 2E A। चलिए अब इस कंडीशन को हम लोग देख लेते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप देखेंगे फाई ई इक्वल्स टू क्या हो गया, 2EA। तो हमने निकाल लिया फाई ई की वैल्यू कितनी आ गई, 2EA के बराबर आ चुकी है। अब हमने पूरे सरफेस, गॉसियन सरफेस से संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स तो निकाल लिया, फाई इक्वल्स टू क्या आ गया, 2EA। अब हम लोग आगे निकालेंगे, चूंकि 2EA निकल चुका है, चलिए मैं अब फिगर मिटा दे रहा हूँ, फिगर का कोई काम नहीं है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो इसलिए लिखेंगे गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से। तो अगर गॉस प्रमेय की बात करें दोस्तों, तो फाई ई इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इसको आप इक्वेशन 1 कर दें और इसको इक्वेशन क्या कर दें, 2। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 की तुलना करोगे तो लेफ्ट लेफ्ट इक्वल, तो राइट राइट भी क्या होगा, इक्वल। तो यानी 2EA इक्वल्स टू क्या हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसलिए E इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 अपॉन, या आप कर सकते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, E2EA हो गया। चलिए देख लेते हैं, E इक्वल्स टू क्या हो गया, 2A एप्सिलॉन 0 Q अपॉन क्या हो गया, ऐसे लिखिए 2 एप्सिलॉन 0 Q अपॉन क्या हो गया, A। इक्वेशन क्या हो गया दोस्तों, 3 हो गया। E इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 Q बाई A। जैसा कि मैंने पहला जो टॉपिक बताया था, आवेश घनत्व, तो चूँकि वह जो सरफेस होता है पूरे सरफेस पे, यानी जो हमने ये प्लेट माना था, इस प्लेट पे पूरी तरह से जब फैला होता है तो प्लेट में क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को लेने के लिए हमें आवेश का पृष्ठ घनत्व लेना पड़ेगा। लिखेंगे यदि आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा हो तब, तो होता है दोस्तों सिग्मा इक्वल्स टू होता है Q अपॉन A। पूरा मैं डिटेल बताया हूँ, इसलिए Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A। इक्वेशन क्या हो गया दोस्तों, 4। तो आप Q की वैल्यू 3 में रखें, तो लिखेंगे Q का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में अगर आप वैल्यू रखोगे तो E इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 Q इक्वल्स टू क्या हो गया, सिग्मा A अपॉन A। तो A से A कट गया, तो E इक्वल्स टू क्या आ गया दोस्तों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
क्वेश्चन क्या हो गया 5। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि किसी प्लेट के कारण यानी अनंत विस्तार की एक समान आवेशी समतल चादर के निकट जो पास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, E=σ/2ε0 होती है। तो मैंने यहाँ तक आपको प्रूफ करके बता दिया, एक बार देख लीजिए। E= क्या आता है, σ/2ε0। इसके कुछ कंडीशन होते हैं, उसको भी मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। तो किसी भी अनंत विस्तार की एक समान आवेशी समतल चादर के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है पास में वो होती है E=σ/2ε0। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्या हो गया, टॉपिक आपका पूरा हो गया। ठीक है, फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे एक कोई प्लेट होगा, एक प्लेट होगी उस पर प्लस प्लस चार्ज या माइनस चार्ज लेके आपको राइट लेफ्ट बीच में वैद्युत क्षेत्र पूछता है, या दो प्लेटों के बीच में भी वैद्युत क्षेत्र आपसे पूछ लेता है, तो उसको मैं अगले लेक्चर में लूँगा। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है। फिर अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। ओके।